नमस्कार, आपका समय के स्पेशल प्रोग्राम जन्मदिन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नोटियाल। जी हां, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन के 35 से 40 साल मीरा भाईंदर शहर के विकास और राजनीति में दिए। साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में जो क्रांति लाई है उससे किसानों को जो फायदा हुआ है उसके लिए भी उन्हें कई संस्थानों ने मान सम्मान दिया, कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। जी हाँ, मुजफ्फर हुसैन साहब, सर आज आपका जन्मदिन है। हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से, हमारे शहर की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्सर जन्मदिन की जो शुरुआत होती है, सुबह क्या होगा, दोपहर में और शाम को किस प्रकार का कुछ आयोजन कुछ रखा गया है? जन्मदिन हर एक के जीवन में खुशी लाता है। उसके माता पिता के लिए खुशी लाता है, उसके परिवार के लिए खुशी लाता है। खुद व्यक्ति जिसका जन्मदिन होता है उसको अंदर से खुशी होती है। तो सर्वप्रथम तो ईश्वर का धन्यवाद करना है, खुदा का शुक्रिया अदा करना है। तो उसके कुछ पूजा पाठ, नमाज, नियाज, उससे वो शुरुआत होती है। माता पिता को जाकर के उनका आशीर्वाद लेना, बच्चों के साथ में अपना दिन बिताना, और दिन भर जो आपके शुभचिंतक होते हैं, दोस्त होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, व्यापार के होते हैं, राजनीतिक के होते हैं, पार्टी के वर्कर्स होते हैं, नेता होते हैं, इनसे बात करना, इनसे मिलना, यही जन्मदिन होता है। और क्या होता है? 35 से 40 साल आपने राजनीति में, किस तरह से इस जर्नी को आप देखते हैं, इतना लंबा सफर? सामाजिक जीवन सब में कठिनाई भरा हुआ जीवन होता है जी। और सामाजिक जीवन में अगर आप राजनेता हो, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, तो बहुत योगदान देना पड़ता है। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, मगर अमूमन सभी लोगों का सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन जो होता है, पर्सनल लाइफ ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बच्चों से आप दूर हो जाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, स्कूल कब जाते हैं, कॉलेज कब जाते हैं, कब उनकी शादियां होने लग जाती है, ये पता ही नहीं लगता आपको। घर परिवार वाले आपका ईद, त्यौहार, जन्मदिन पे आपका इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। आप सिर्फ उनके साथ बड़ी मुसीबत से, मुश्किल से अगर आपको समय मिलता तो मुश्किल से आप उनके साथ कभी खाना खा लेते हो। सवेरे कब होती है, दोपहर कब होती है, शाम कब होती है, रात कब होती है, पता नहीं लगता है। हमारे जीवन में तो क्योंकि मैं व्यापार, परिवार, सामाजिक जीवन, राजनीति के अंदर दो पोर्शन, वापस एक नगर सेवक बोल के था और एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट लेवल पे काम कर रहा था। उसके बाद जब एमएलसी बना तब और स्टेट लेवल पे मैं बिजी हो गया, नेशनल लेवल पे बिजी हो गया। तो बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा है। खुद के लिए समय नहीं निकाल पाए, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाए। अगर मन में किसी बात की पीड़ा है, दुख है, जी जी, तो इस बात का है कि भले हमने जीवन में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा अहदा शायद हासिल कर लिया होगा, नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा हासिल कर ली होगी, मगर जो व्यक्तिगत जीवन का जो लॉस है, जी जी, उसको हम कभी भर नहीं पाएंगे। बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में जो समय हम नहीं बिता पाए 35-40 सालों में, वो तो वक्त वापस लौट के आना नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आप जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी सेहत भी बिगड़ती है। जैसे मैंने पिछली बार मम्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो मम्मी को पूछा था कि भाई तुम सब ठीक ठाक है, बच्चा भी है, घर बार भी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी भी है, सब ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इंसान है, कभी जब दुख होता है, कभी थोड़ा सा दुखी होता है इंसान, कभी तो किसके पास आती है, कभी अपनी बात शेयर कहाँ करती है? बोला मेरे बेटे मुजफ्फर साहब की बात। तो आपको भी कभी ऐसा समय आया था, आपको नज़दीक कौन रहता उस समय? ये बड़ी डिफ़िकल्ट सवाल है आपका, क्योंकि आदमी जितना बड़ा हो जाता है ना, उसको अपना दुख खुद को ही सहन करना पड़ता है। वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ शायद ऐसे ही हुआ है। मैं अपने परिवार में शायद किसी के साथ अपनी परेशानी या दुख को शेयर नहीं कर पाया। हर आदमी का अपना अपना स्वभाव भी होता है, नेचर भी होता है। तो शायद मेरा स्वभाव उस तरह का होगा कि अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ें, अपना दुख अपने आप में ही उसको हमने सहन किया है।
तो इस तरह का सफ़र रहा है हमारा। आपने एक कृषि क्षेत्र की तरफ आपने मुड़ना और उसमें भी एक अलग सा मुकाम हासिल करना, जिसकी लिए मुझे लगता है कि तमाम आपको संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया। उस तरफ रुझान कैसे, आपको कैसा लगा जब इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए? देखिए, हमारे पिताजी अमरावती से हैं जी। विदर्भ रीजन से, तो हमने ये ज़मीन जो है खेती की ज़मीन 94 में मैंने खरीदी थी, और उस वक्त ये सोच के खरीदी थी कि अपनी एज के 50 इयर्स में के बाद में मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में फुल फ्लेज काम करूँगा। खेत में 20-25 मॉडल्स तैयार किए प्लांटेशंस के, पूरे देश भर में घूम करके उस चीज़ों को हमने वहाँ लाया है। वातावरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ड्राई एरिया, लैक ऑफ इरिगेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को हम फेस करते हुए कामयाबी की तरफ आहिस्ते से बढ़ रहे हैं। आज हमारे खेत पे सभी 11 ज़िलों से किसान आते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन के ऑफिसर्स आते हैं, एमएलए, एमपी सारे लोग आते हैं देखने के लिए, सामाजिक संस्था के लोग आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह से मतलब आपने स्पाइसेस लगाए, गरम मसाले, दालचीनी, कोकम, तेज पत्ता, काली मिरी, काली अदरक, कभी किसी ने सुना नहीं काली अदरक, काली अदरक, इमली, काजू, विदर्भ में कोई काजू हो सकता है ऐसा उनके समझ में नहीं आता है। काजू लगाए हैं, 50-60 प्रकार के बैम्बूज लगाए हुए हैं। आम जो है गुजरात का गिर तलाला की जो वैरायटी वो लगाई है, आपके उत्तर प्रदेश से चौसा और दशहरी वैरायटी लगी हुई है, कर्नाटका, केरला से अलग अलग वैरायटी के नारियल हमने लगाए हैं, एलची के केले हमने वहाँ लगाए हैं, आवाकाडो लगाया है, 3-4 प्रकार के सीताफल लगाए हुए हैं, मौसम्बी है, संतरा है। तो इस तरह से वेरियस क्रॉप्स, फनस लगाए हैं, 20 प्रकार के फनस लगाए हैं। तो इस तरह से महोगनी है टिम्बर के लिए। अभी इस साल हमने सिल्वर ओक लगाया है कि वेरियस क्रॉप्स एंड प्लांटेशंस एंड टिम्बर का प्लांटेशंस किया है, जिसकी प्लानिंग इस तरह से है कि एक इमीडिएट रिजल्ट, एक मिड टर्म रिजल्ट और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब एक इमीडिएट प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इमीडिएट प्लानिंग के अंदर क्या है, तो आपका ये संतरा, मौसम्बी, सीताफल, धान, अदरक, हल्दी, जैसे 3 प्रकार की हल्दी है, 3 प्रकार का अदरक है, बैम्बू, ये सब इमीडिएट प्लानिंग है। ये आपको 3 से 4 साल के अंदर आपको रिजल्ट देना चालू कर देते हैं। मैंगो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है आपकी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे इमली भी 4 साल से फसल देना चालू करेंगे, 100 साल तक फसल देती है। फनस 4 साल से आपको उत्पादन देगा तो वो 100 साल तक आपको फनस देगा, उत्पादन देगा। आपकी दालचीनी आपने लगाई तो वो 70-80 साल तक वो आपको उत्पादन देगी। बाम्बू आपने लगाया, 4थे साल से हार्वेस्टिंग चालू होगी, तो जब तक वो फ्लावरिंग नहीं होता है 60 से 80 साल तक, तब तक कि वो आपको उत्पादन देता है। इसको वाटर रिसोर्स कम लगता है, अच्छा, इसको मेंटेनेंस कम लगता है, और विदर्भ में वैसे पानी नहीं, इनको बीमारियां कम लगती है, तो आपको पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड वापरना नहीं पड़ता है। तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं और प्लांटेशंस हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये एक मॉडल के रूप में तैयार हो गया है। और ये अगर विदर्भ के काश्तकारों ने इसको अपनाया तो मैं समझता हूँ एक क्रॉप पैटर्न चेंज विदर्भ के अंदर होगा, और एक बड़ा रेवोल्यूशन की तरह मैं उसको देख रहा हूँ कि आफ्टर 10 इयर्स आप देखोगे कि विदर्भ के अंदर सुसाइड बंद हो गया है और फार्मर्स ने क्रॉप पैटर्न चेंज की दिशा को अपना लिया है और उस दिशा में काम करें। कमिश्नर साहब के पास भी गए, कल आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी। शहरवासी यही चीज़ चाहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन साहब को सब तरीके से पता है शहर की ईंट कहाँ से रखनी है, कैसे कहाँ किस तरह से होना है, लेकिन आप सामने नहीं आ पाते हैं। लोगों का ऐसे मानना है कि समस्याएं हैं, आप हर चीज़ पर सामने नहीं आ पाते हैं, लोग राजनीति कर लेते हैं। तीखे शब्द में इस लोकतंत्र की प्रक्रिया पे टिप्पणी करूंगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में, अपने देश में, कि नंबर गेम, डेमोक्रेसी का जो नंबर गेम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज
कॉरपोरेशन में या स्टेट में या सेंटर में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, आने के बाद में जो शहर का, राज्य का या देश का विकास का जो काम या नींव या शुरुआत करके जो उससे पहली वाली सरकार करके गई होती है, आने वाली सरकार जो है उन चीज़ों को या तो बदल देती है, या तो रुकवा देती है, या तो उसको सही न्याय नहीं दे पाती है। और उसके बाद उस समय जो विरोधी पक्ष में होते हैं, जो उसके पहले के सत्ताधारी है, उनकी बात हमको मानना ही नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्योंकि हमको लोकतंत्र की भाषा और प्रक्रिया पता है, तो हम जाके जो लोकतंत्र पद्धति से जो अपना निवेदन देना होता है, बात को रखना होता है, वो हम करते हैं। चाहे राज्य सरकार में करना हो कि कॉरपोरेशन में करना हो, वो हम लोग करते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस बात को मानने ही नहीं वाले हैं, तो आपको उस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में जाते हैं, हम जाते हैं लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे बताते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। गठबंधन, आप कांग्रेस की पालिका में भी सत्ता रही, गठबंधन के साथ रही है, राज्य में भी रही तो गठबंधन के साथ रही, केंद्र में रही तो भी रही। उन गठबंधनों को और आज का जो गठबंधन, आज भी गठबंधन के साथ में सब सरकारें हैं, तो फर्क कितना राजनीति में जो हो चुका है। आज की तारीख में जो राज्य में सरकार है जी, या केंद्र में जो अलायंस पार्टनर्स हैं, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखा के, किसी को और कोई केसेस के डर दिखा करके अपने साथ में गठबंधन में लिया गया है। गठबंधन नॉर्मली सिद्धांतों पे होता है, प्रिंसिपल आइडियोलॉजी पे होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का, या कुछ एजेंडास पे होता है। यहाँ सिर्फ एजेंडा आज की तारीख में पूरे देश में चल रहा है कि आप हमारे साथ आओ, नहीं तो जेल में जाओ। कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, नगर सेवक का चुनाव हो जाना चाहिए था, अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। ये तो केंद्र और राज्य सरकार की तिगड़मबाजी है कि इन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन का मुद्दा उसको रिजोल्यूशन नहीं करना है इनको। इनके पास डेटा अवेलेबल है 2011 का ओबीसी का, वो सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार नहीं है। कोविड के चलते हुए 2022 में 21 में जो सेंसस होना चाहिए था वो सेंसस नहीं हुआ है। कोविड चला गया, अब 1.5 साल हो गया है, मगर वो सेंसस जनगणना नहीं करा रही है केंद्र की सरकार। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हर 10 साल में जो सेंसस हुआ करता था वो नहीं हो रहा है। और सेंसस ये कहती है कि हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, और 2011 का जो उनके डेटा अवेलेबल है वो शेयर करने को तैयार नहीं है। अब ये सारा कुछ हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार के इशारों पर। मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार चाहती है कि लोकसभा का चुनाव हो जाए, और लोकसभा के बाद में विधानसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव किए जाएंगे। नगर पालिका, जिला परिषद भी संवैधानिक जगह है, और संवैधानिक जगहों पे चुनाव नहीं कराना 1.5 साल से 2-2 साल से, ये अपने आप में दिखाता है कि जो सरकारें बैठी हैं उनको संविधान का कितना इम्पोर्टेंस है। बहरहाल सर, आज आपका जन्मदिन है, कई लोग हमारे माध्यम से आपको जन्मदिन की बधाई दे रहे होंगे, तो आप उनको। मैं आपका और आपके सभी चाहने वालों का, जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और मीरा भाईंदर की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मेरे जन्मदिन पे मुझे मुबारकबाद पेश की है और हमेशा मुझे प्रेम दिया है। इस शहर के अंदर का प्रेम, भाईचारगी जनता ने, आवाम ने हमेशा संभाल के रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग मीरा भाईंदर में रहते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से लोगों ने शहर की अमन और शांति को बनाए रखी है। मैं अपने जन्मदिन के इस अवसर पे लोगों से यही मांगना चाहूँगा कि आपने जो प्रेम दिया है उस प्रेम को हमेशा कायम रखिए, और इस शहर की भाईचारगी को कायम रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।